तो हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आदि है। मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, जिनमें से मैं कुछ में मेंस में भी अपीयर्स हुआ हूँ, परंतु पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें मेरी ही कुछ गलतियाँ जिम्मेदार थीं। और वर्तमान में भी मैं देखता हूँ कि कई विद्यार्थी वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जो मैंने अपने समय में की थी। वैसे तो मैं एक अभी सफलता प्राप्त व्यक्ति नहीं हूँ, किंतु मैं इस जर्नी में काफ़ी समय से रहा हूँ। तो मैं आप सभी को कुछ बातें बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि क्या गलतियाँ मैंने की और क्या आज का स्टूडेंट भी वही गलतियाँ दोहरा रहा है। तो जैसे मैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ मैंने की हैं, या मैं किन तरीके की गलतियों के कारण पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, तो इन्हीं सब डायमेंशंस को कवर करने के लिए मैं आपके लिए एक नई पहल लेके आया हूँ, जो शायद अभी तक कोई लेके नहीं आया हो। क्योंकि मैं काफ़ी समय से ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ जिनमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड जगह पे सिलेक्टेड चीज़ें ही देखने के लिए मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैं चालू करने जा रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ कि आखिर करते क्या हैं हम गलतियाँ जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता, या आप पहली बार सेलेक्ट पेपर देने जा रहे हैं, या अभी आपने पेपर नहीं दिया या तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी है। हम इतने सारे यूट्यूब चैनल्स, इतने सारे हम सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, बड़ी बड़ी फ़ीस पे करते हैं, और उसके बाद हमें पता लगता है कि यार अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एग्ज़ाम के हिसाब से तो हो ही नहीं रही हैं। जैसे सिलेबस है, आप सिलेबस को देखते हो, इतना बड़ा या वास्ट सिलेबस जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि अपने आप में ही एक कह सकते हैं हम कि सागर की तरह हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो हम प्रीलिम्स का अलग सिलेबस देखते हैं, मेंस का अलग सिलेबस देखते हैं। आपको हज़ारों वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जो इन सब चीज़ों पे हमेशा बात करते रहते हैं, तो आप बेशक उन वीडियोज़ को भी देखिए, बट एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप उन सब के बीच में समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप किसी एक कोचिंग या एक टीचर या मल्टीपल टीचर्स या मल्टीपल कोचिंग से सिलेक्शन तो शायद पा लेंगे, बट वो रेशियो जो होगा वो बहुत ही कम होगा। मेरा मानना है कि 100 में से 5-7 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो किसी एक कोचिंग या एक टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए होते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं। आप इन सभी सिलेक्शंस को देखते हैं, और हाँ, आज 12 अगस्त रात को मैं शायद 11:30 पौने 12 बज रहा है, 11:56 हो रहा है आई थिंक। और आज ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 की एक अंतिम चयन सूची जारी की है, जिसमें जो भी अभ्यर्थी सफलता प्राप्त हुए हैं या सफलता उन्हें प्राप्त हुई है, उन सभी को बहुत बहुत आभार। आप आगे प्रशासन में आकर के प्रशासन व प्रबंधन को बहुत अच्छे तरीके से करें और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखें। ये देश युवाओं के दौर से गुजर रहा है, या कह सकते हैं कि युवाओं का इसमें बोलबाला रहा है। आप सभी को आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग इस तैयारी में रहे होंगे और आज आपको उसका फल मिलता है। तो यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी अभ्यर्थी आगे चल के इस तैयारी में आना चाह रहे हैं, तो एक बात ध्यान रख के आइए कि ये कोई स्प्रिंट या फिर कह सकते हैं हम कि ये फास्ट दौड़ नहीं है। यहाँ आपको आना पड़ेगा, आपको कछुआ बनना पड़ेगा, बहुत स्लो चलना पड़ेगा। स्लो मीन्स ये नहीं कि आप बिल्कुल वैसे वाला स्लो बोलो, स्लो इन द सेंस कि डिसिप्लिन में स्लोली तरीके से सारी चीज़ों को, डायमेंशंस को कवर करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस, तो हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यही बात करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो ये है कि जो भी चीज़ें यूट्यूब पर अभी हो नहीं रही हैं, जैसे आप देखोगे सिलेबस में, तो सारे लोग प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा करा रहे हैं। मेंस में आप जाके देखोगे, आपको शुरुआत के 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट या यूट्यूब चैनल्स कराने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वो एक फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं और उसमें सभी लोग बहुत एनर्जी लगाते हैं। जबकि आप देखोगे कि पेपर 5,
पेपर 6 जहाँ हिंदी का एक विशेष महत्व है, या जो अभी नया पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप का जुड़ा है पेपर पार्ट 4B में, जिसमें 5 यूनिट से जुड़ी हैं, या फिर उसी पार्ट के पार्ट ए में जो एथिक्स वाला या कह सकते हैं नैतिकता वाला या नैतिक नीति शास्त्र का जो पार्ट जुड़ा हुआ है, वो आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको रेयर केसेस में ही उन पर काम करते हुए टीचर्स या फिर यूट्यूबर्स आपको जो भी आप बोल सकते हो वो आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एक अभी वर्तमान में कोई ऐसा प्रतिष्ठित शिक्षक नहीं हूँ। सेकेंड चीज़, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैं उसी के बेसिस पे कुछ चीज़ें आपके लिए निकाल के लेकर आ रहा हूँ। मैं आपसे ये ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊँगा, या मैं आपकी सारी यूनिट्स कवर कराऊँगा, या मैं आपको सारे टॉपिक्स को उतने ही डेप्थ में आप तक पहुँचा पाऊँगा। मैं ऐसे कोई भी क्लेम नहीं करने वाला आपके साथ, और ना ही मैं ऐसे कोई भी प्रोमिसेस आपसे करूँगा जिस पर आप विश्वास बनाकर मुझ पर आश्रित हों, और मैं यदि उनको फुलफ़िल सही समय पर ना कर पाऊँ तो आप अपनी तैयारी में पिछल ना जाएँ। इसलिए आप जहाँ से भी जैसी भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए, आप मुझसे भी जुड़िए, ताकि मेरे द्वारा जो भी मैं आपको थोड़ा बहुत जो हेल्प कर सकता हूँ 2% की आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में या आपके सक्सेस में, वो मैं करूँगा। मैं फिर एक बार बोलूँ कि मैं किसी तरीके की गारंटी, क्लेम या प्रोमिसेस नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टू गिव सम एडिशनल एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड so that you can easier find that equations for the success। तो यही सब है, यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ अब कि आखिर में करने क्या वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आज आपको सामने डिजिटल स्क्रीन दिख रही होगी। मैं इस डिजिटल स्क्रीन का प्रयोग अपने आने वाले वीडियोज़ में नहीं करने वाला हूँ। चूँकि ये एक ओरिएंटेशन वीडियो है तो इसके लिए मुझे वो लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें मैं अपना पेन और पेंसिल या फिर मैं अपने पेजेस का कह सकते हैं, मैं इनका प्रयोग नहीं कर सकता था। क्योंकि आप क्या देखते, इससे अच्छा आपको एक डिजिटल स्क्रीन जिसकी आपको आदत भी लग चुकी है ऑलरेडी। सारे टीचर्स जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वो पेन पेपर तो आजकल पेन पेपर वगैरह तो भूल ही चुके हैं। उनका पूरा फोकस आजकल डिजिटल बोर्ड पर और इक्विपमेंट से आपको शिक्षित करते हैं। बट खैर, उनकी भी एक वो है कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो हमें यूज करना चाहिए। बट मैं आपके लिए एक पेन पेपर वाला ही साथी बनकर आऊँगा। मेरे पास हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट फिर भी मैं पेन पेपर के माध्यम से ही आपके पास जो भी कंटेंट है वो पहुँचाऊँगा। मैं केवल 20% ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करूँगा। जैसे कि मैं जब MCQs लेके आऊँगा तो कुछ MCQs हो सकते हैं कि वो ज़ूम करने पड़ते हैं, और ताकि आपको कम्फर्टनेस के तहत वो चीज़ें मिलें, तो उन सब के लिए मैं क्या करूँगा कि आपको डिजिटली लेके आ सकता हूँ। बट उसके अलावा कोई भी कंटेंट है, कोई भी टॉपिक्स हैं, जो भी मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा या जो भी कंटेंट लेके आऊँगा वो मेरा खुद का हैंड रिटन आपके सामने ही हैंड रिटन करूँगा, या फिर ऑल इन फॉर्म ऑफ आर राइटिंग स्किल्स, नो कंप्यूटराइजेशन। तो इस तरीके से मैं आपको आगे की चीज़ें करके दूंगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहली बात कि आखिर बच्चे या 70% जो विद्यार्थी हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो अगर मैं प्रीलिम्स के बेसिस में बात करता हूँ तो मैं भी चार बार एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से मेरा भी 1-2 बार नहीं हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है। अर्थात क्यों नहीं हुआ है, तो सबसे पहली प्रिपरेशन में हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद ही हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना ये है कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी नहीं होती है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या एनी अदर एग्ज़ाम से। यदि आप नोटिफिकेशंस के बाद तैयारी में लग रहे हैं, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं गलत अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। आपको नोटिफिकेशन के बाद तैयारी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, यदि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं बट हाँ आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आप पढ़ाई बस कर रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंट आप 2 साल में देखोगे तो MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो अब उस तरीके से नहीं रहे, या उस तरीके का सिलेबस डिफ़ाइन नहीं है जब से 2024 में नया सिलेबस आया है कि आप 2 महीने में सारा सिलेबस ठीक तरीके से कवर करके क्वेश्चंस पे पकड़ बना सकें। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो, पोस्टों की संख्या देखते हैं, इससे कट ऑफ अपने आप ही 80 के आसपास पहुंच जाता है, जहां आपको बिल्कुल भी विंटेज नहीं मिलता है कि आप छोटी से छोटी गलती कर सकें। तो इस बात को समझिए कि आपको बारीकियों से ही अभी ध्यान देना पड़ेगा।
कंसंट्रेशन है, जो एग्ज़ाम्स में प्रेशर है या एग्ज़ाम रिदम नहीं है, इन सभी को आपको पहले ही इंश्योर करना पड़ेगा। मैं जो हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन रुका 1 नंबर से 2 नंबर से क्यों रुके? क्योंकि मेरी यही थी कि प्रिपरेशन जो रहती थी वो हमेशा डम हो जाती थी, कि मुझे कंसंट्रेशन की भी बीच में दिक्कत रही ड्यू टू सम रीजंस। कभी आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, वो सबके जीवन में अलग अलग सिचुएशन है, उनके हिसाब से उनके जो कंसंट्रेशन पावर्स हैं वो वर्क करते हैं। बिकॉज हम कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन से तो नहीं रह सकते दूर, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे चीज़ें हैं, तो उन सब से। दूसरी चीज़ यानी कि पहली गलती क्या करना है कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट नहीं करनी, आपको पहले से ही तैयारी करनी है। दूसरी चीज़, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अर्थात नोटिफिकेशन के बाद एमसीक्यू लगाना उतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तभी से आप वो क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें। ठीक है, तो 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि भाई एक तो नोटिफिकेशन के बाद नहीं पढ़ना स्टार्ट करना है, दूसरी चीज़ जब से पढ़ रहे हो तभी से एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ अगर आप निकल के आएगी कि हम हमेशा एक साथ ज़्यादा खाने पे फोकस करते हैं, मतलब इट मीन्स कि आप जो हैं वो 100% सिलेबस कवर करने मत जाया करो। एक समय प्रबंधन में एक तकनीक आती है कि पोमोडोरो पद्धति बोलते हैं उसको, और आप जो कि समय प्रबंधन टॉपिक में आगे चल के पढ़ेंगे भी, अगर मैं लेके आऊँगा तो मैं भी आपको उसको बताऊँगा कि पोमोडोरो पद्धति कहती है कि उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए जो 80% रिजल्ट्स दे के जाते हैं। इससे आपका समय प्रबंधन और रिजल्ट अच्छे होंगे। अर्थात यदि मैं अगर सिलेबस को डिफाइन करता हूँ या जो प्रीलिम्स को उठाता हूँ, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में जो कृषि है या उद्योग हैं या वो है, अगर मैं इस टॉपिक को उठाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, अगर मैं इसको उठाता हूँ और इसको उठाता हूँ, मुझे पता है कि इससे एक क्वेश्चन बनता है, बट इसके लिए मुझे आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना पड़ेगा ठीक तरीके से, इसके अलावा मुझे कॉन्सेप्चुअल बेसिस में भी जाना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे कुछ रेफरेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे, तो क्या मेरा उस 1 नंबर के लिए इतना पढ़ना डीपली जाके जायज़ है? जबकि मैं इंस्टेड ऑफ ये बोल दूं कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेते हैं, और यदि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आपको पता है कि इसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, और फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ के गए और वो 10 पेज हैं आपके पास, लिमिटेड चीज़ें हैं और सीधा क्वेश्चन आ रहा है, इट मीन्स कि आपके पास छोटा सा कंटेंट है और उसमें से ज़्यादा मार्किंग है, तो आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि 100% सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जितना भी पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, उसका रिवीजन करो, उसको रिटेंशन में लेके आओ। जैसे मैं बताऊं तो मेरी गलती ये थी कि मेरे को पता है कि मेरे नोट्स से आया है, इस पेज में लिखा है, बट रिटेंशन की दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि मैंने सारे डायमेंशंस तो कवर कर लिए थे, बट रिटेंशंस की हमेशा से दिक्कत रही है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट फेस करता है कि उसको याद रहता है कि हाँ उस पेज में वहाँ पे लिखा है, बट वो आएगा नहीं। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटेंशन की प्रॉब्लम है। आपने घर पे कभी ऐसे उसको किया ही नहीं, रिटेंशन में लाए ही नहीं कि वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आप प्रीलिम्स को पढ़ रहे हो या मेंस को पढ़ रहे हो, आप मल्टी सोर्सिंग मत करो। मल्टी सोर्सिंग इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि ये सोर्स इनफ है तो पहले ही उस सोर्स को डिफाइन कर लो कि हाँ ये सोर्स मेरे लिए इनफ है। अगर वो इनफ नहीं है तो पूरा पढ़ने की बजाय उसको तुरंत ही चेंज करो, और जो भी है उसको अच्छे से जांच के उसको सिलेक्ट करो कि हाँ ये सोर्स मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या है, पूरा का पूरा बना हुआ है। जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया कि मैंने फिर वही बोला इकोनॉमी से ही ले लो। यदि इकोनॉमी के नोट्स बहुत शॉर्ट है, जहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ है, अपडेटेड डाटा नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कि वो बुक आपको उतना प्रॉफिटेबल नहीं करेगी आप पूरी पढ़ने के बाद भी, क्योंकि उसमें डाटा भी अपडेटेड नहीं है और चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपको सोर्स भी सही तरीके से चयन करना पड़ेगा और पहले ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा। जैसे एक प्रीलिम्स है तो मुझे याद है, तो उसमें मैं एग्ज़ाम के 4 दिन पहले भी लेक्चर्स के माध्यम से मैं पढ़ाई करना बैठ रहा था। तो एक ये भी है कि आप एटलीस्ट 15 दिन पहले एग्ज़ाम के ये जो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, डिजिटली जो चीज़ें हैं, यूट्यूब है, सब्सक्रिप्शंस है, मेरा मानना ये है कि जैसे ही आपके 15 दिन के समथिंग बचते हैं, यू हैव टू लीव द डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड स्टक ऑन योर नोट्स। आप अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वही आपको रिटेंशन लेके आएंगे। ये जो है ये नहीं लेके आएंगे, कुछ भी इनसे उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। ये आप इंस्टीट्यूशंस या मैं वीडियो डालूँ या XYZ कोई वीडियो डालता है तो उससे कहीं ना कहीं उनका तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जो मैंने फेस किया
वो यही है कि इससे बच्चे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि उसे सब याद हो रहा है। बट मेरा मानना अभी भी यही है कि जब आपके पास समय है, एग्ज़ाम के पहले का जो समय है 15 दिन 20 दिन, इसमें आप डिजिटली तौर पर एक्टिव ना रहें। जो भी आपने कंटेंट जोड़ लिया उस पर फोकस करें, जो भी आपका बचा हुआ है उसको किसी नोट्स से करें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूचनाओं की बमबारी हो जाती है हमारे यूट्यूब्स पे, हमारे टेलीग्राम्स पे, मेनली तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। इनसे थोड़ा सा दूर रहिए, ये आपकी तैयारी में सबसे बड़े बाधक होती है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना ले जाएंगे, बट जो डिस्टर्बेंस होता है उससे आप 3 क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ये ऑन एक्सपीरियंसेस और अपने जो भी मेरे साथ वाले देने वाले थे इनसे एक्सपीरियंस किया है। सिंपल क्वेश्चंस हमेशा गलत होते हैं सबके, और जिसके नहीं होते हैं वो सिलेक्शन पा लेता है। तो हार्ड क्वेश्चंस डजंट इम्पैक्ट ऑन योर सिलेक्शन, बट सिंपलेस्ट क्वेश्चन मस्ट आपको इम्पैक्ट करेंगे, आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बोला कि नोटिफिकेशन के बाद MCQ लगाना प्रारंभ नहीं करना है। जब से पढ़ रहे हो तभी से लगाओ। 100% सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो, रिटेंशन पर ध्यान दो। अब दूसरी चीज़ निकल के आती है कि आप ज़्यादा मत पढ़ो, आप एफिशिएंट पढ़ो। जैसे मैं यदि आपसे बोलूँ कि यदि मैंने आज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, तो मुझे पता होना चाहिए एक्चुअल में कि अच्छा है, कान में ये हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में इतनी हड्डियाँ होती हैं, चालना ये होती है, रेडियस ये होती है। तो ये एफिशिएंट नॉलेज है। ये कैसा नॉलेज है? एफिशिएंट नॉलेज है, अर्थात इससे एफिशिएंसी आती है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपने एक ही दिन में पूरा स्केलेटल सिस्टम, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर आई, या फिर मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें एक ही दिन में क्वांटिटेटिव वे में पढ़ते गए, बट उसका रिटेंशन नहीं, एफिशिएंसी नहीं है, उससे रिजल्ट्स नहीं निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि एफिशिएंट चीज़ें करनी है, सोर्स बहुत पहले डिसाइड कर लेने हैं, MCQ पढ़ने के साथ ही लगाने हैं। अब मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, यदि मैं आपके लिए, मैं जैसे अब कुछ लेके आ रहा हूँ तो मुझे क्या लेके आना है आपके लिए। तो मैं आपके लिए क्या करूँगा कि तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरे प्रयास रहेंगे वो ये रहेंगे कि मैं 3 बातें मेनली तौर पे आपको बोलूँगा कि पहले नंबर तो जो यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, उनमें से मैं कुछ यूनिट्स को भी लेके आऊँगा। इसमें से मेरी 2-3 यूनिट्स बहुत फेवरेट्स हैं, जिन्हें मैं समझता हूँ कि उस लेवल पे जाके अभी कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे। जैसे आपको पॉलिटी के मामले में कंटेंट मिलेगा, मैं मानता हूँ कि पॉलिटी के मामले में अभी कंटेंट उस तरीके से, उस फ्लो में कोई नहीं पढ़ाता है, सब पढ़ा के निकल जाते हैं, क्योंकि सबका एक अपना इंस्टीट्यूशंस है और उन सबके अपने अपने कोर्सेस हैं। तो उन कोर्सेस को तो छोड़िए, आप जो भी आप कर रहे हैं जहाँ से करते रहिए। बट मैं जो हूँ तो वो यूनिट 6 जहाँ पे आपको इकोनॉमी देखने के लिए मिलेगी, यूनिट 5 जहाँ पे आपको पॉलिटी देखने के लिए मिलेगी, यूनिट 2 जहाँ मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं मेनली तौर पे इन 3 यूनिट्स को लेके आऊँगा, और इसके साथ ही आपको बीच में करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स साथ में मिलते रहेंगे। तो मैं इन 4 यूनिट्स, मैंने देखा है कि जो मेनली तौर पे फोकस रहता है वो रहता है शिक्षकों को, या फिर जो फेवरेट्स टॉपिक जिन्हें कहा जाता है वो है यूनिट 3 भारत का भूगोल, यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 5 राज्य व्यवस्था या फिर कह सकते हैं हम संविधान, फिर इसके बाद यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 7 में भी कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो इस पे काम करते हैं, बट मेनली तौर पे हमें करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे फैक्ट्स के साथ, जो हमारे एग्ज़ाम अप्रोचेस रही हैं पुरानी, उनके हिसाब से हम उन टॉपिक्स को कवर करें। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि हाँ चलो हम कुछ टॉपिक्स तो कवर करेंगे, बट इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास अभी जो हम नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो अभी समय बचा है, कितना बचा है दिस ईयर, पास जो समय बचा हुआ है वो कितना बचा है, 112 दिन। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन द ईयर फ्रॉम नाउ देयर आर 112 डेज इन दैट ईयर। ठीक है, मतलब हमारे पास 112 दिन के आसपास बचे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ 112, इसमें से 2 दिन आप और घटा लीजिए तो आपके पास 110 दिन बचते हैं। अब आप ये सोच के चलो कि अगर आप 110 दिन
मैं अगले साल का नहीं लेके चल रहा हूँ टारगेट, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो शायद मैं उन दिनों में आपके साथ उस तरीके से ना जुड़ पाऊँ, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जहाँ पे तैयारी कम, टाइम पास ज़्यादा होता है। तैयारी जो सीरियसली करना चाहते हैं वो अभी करें, वो टाइम सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन का होता है, उसमें किसी भी तरीके की वीडियोस और इन सब चीज़ों की नीड होती नहीं है लास्ट के 1 महीने में, मेरा मानना है या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। तो आपके पास 112 दिन यहाँ से बचे हुए हैं, उसमें से 2 और हटा लीजिए, यानी आप 5 में शायद रिकॉर्ड करते करते 13 तारीख लग चुकी है सितंबर में, तो 13 से उसने गिनना शुरू किया है, तो 13 को भी छोड़ दीजिए, 14 को भी छोड़ दीजिए, 15 से गिनिए। 15 सितंबर से आप अपने आप को देखिए और 110 दिन का टारगेट रखिए कि 110 दिन में आप क्या क्या कर पाएंगे। तो मैं जो कर रहा हूँ वो 110 दिन में मैंने कोशिश की है कि मैं कोई 4 यूनिट्स को आपको 110 दिन में लगभग हमें 15 के आसपास, 16 के आसपास हमें देखने के लिए मिलेंगे। 15 सत्ते 105, हाँ 16 वीक्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम एक सप्ताह में 300 प्लस MCQ करते हैं, यानी पर डे लगभग 50 के आसपास अगर हम गिनते हैं, एक दिन ऑफ भी रखते हैं, तो 50 के आसपास अगर हम पर डे रखते हैं तो हमारे 50 और 110 कितने हुए, 5500 के आसपास हमारे हुए। जैसे मैं देखूं कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि 110 दिन है हमारे पास, 110, तो यहाँ से हमें देखना है कि जो हमारे पास 110 दिन हैं डिवाइडेड बाय 7, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही तो हमारे पास 110 दिन हैं, यहाँ से हम मान के चलते हैं, और हम 15 से 16 वीक मान के चलो, 15 एक आपका त्यौहार, 30 बीमारी, इन सब में भी निकल जाएगा। हमारे पास 15 वीक हैं, और यदि हम हर वीक 300 प्लस MCQ करते हैं, या 300 ही मान के चलते हैं मिनिमम, तो हमारे पास 4500 क्वेश्चन का एक रैपिड फायर तैयार हो जाएगा दिसंबर तक। 4500 क्वेश्चन। इसके इंस्टेड जो हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है लाइब्रेरी में ही, उस टेस्ट सीरीज का भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले एडिशनल में, जो कि मैं 300 में नहीं गिने हुए। अर्थात 300 क्वेश्चन वो और 100 क्वेश्चन ये, अर्थात हम 400 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, और हमारे पास 15 वीक हैं यहाँ से इस साल। अगली साल के जो 2 महीने मिलेंगे, लगभग फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो जो मिलेगा वो आप अपने तरीके से उनको डिसाइड करिए। बट यहाँ से दिसंबर तक के लिए आपके पास 110 दिन है, उसमें से हमें पर वीक 400 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, और इन 400 क्वेश्चंस को अगर आप करते हो तो आपके पास 6000 क्वेश्चंस होंगे इन द एंड ऑफ द ईयर। एंड बिलीव मी, 6000 क्वेश्चन इज़ वेरी लार्ज नंबर, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, योर एग्ज़ाम। तो यदि मैं 6000 प्लस MCQ आपको करवाता हूँ प्रीलिम्स के बेसिस पे, तो आप इस चीज़ को समझ ही गए हैं कि मैं कितना करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 3 आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इसके अलावा आपको, अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने यही देखा, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024, इसमें भाग 1 है, ये मैं नहीं करवाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा इसमें से। और यदि मैं इसमें लेके आता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें लेके आऊँगा। एक लेके आऊँगा मैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। क्या लेके आऊँगा? स्वतंत्रता के पश्चात। जैसे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये जो टॉपिक रहा है, इसको मैं क्या करूँगा कि आपको कवर अप करवाऊँगा, यदि मैंने पहले अपनी यूनिट्स को क्या करता हूँ, कवर करता हूँ तो, ठीक है। दूसरी चीज़, इस यूनिट को मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा ही लेके आऊँ। क्या करूँगा? कोशिश कि मैं इसको पूरा ही लेके आऊँ। समझ गए? सबसे पहले तो मैं ये इतिहास को पूरा करवाऊँगा मैं प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ को कि मैं इसको करवाऊँगा। दूसरी चीज़, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इसको भी करवाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मध्य प्रदेश की कलाएँ और स्थापत्य कला, इसको भी बिल्कुल करवाएंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ, तो इसको मैं टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, इनको हम कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से, कुछ टॉपिक्स को हम ट्रिक्स के माध्यम से, जो मैंने अपनी बनाई हुई हैं, इनके माध्यम से भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल, इनको भी हम करेंगे। और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, तो हम पर्यटन में यहीं से शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक्स हमारे मेनली तौर पे हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो ये वाला है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जो हैं, ये व्यक्तित्व यूनिट 10 में आप पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट जो हमने कहा कि हम करवाएंगे, इसमें से 2 टॉपिक नहीं करवाएंगे। हो सकता है कि प्रमुख राजवंश आपको अलग से करने पड़े, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं अभी रिसेंट डेज में, और ये बहुत लेंदी टॉपिक्स है। ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से मान के चलते हैं अपन तो 15 से 20 दिन सिर्फ राजवंशों में लग जाएंगे। 5 राजवंश मेनली तौर पर हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, या फिर बघेली हो गई, बुंदेली हो गए। तो इन सबको करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत टाइम चाहिए पड़ेगा, जहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं। मेनली तौर पे स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन स्थल, स्थापत्य या फिर संस्कृति से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। हम इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जो आपको शायद किसी एक नोट्स में ना मिले, उतने लेवल पे जाके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने इनको बोला कि ये सबके फेवरेट्स हैं, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, तो इनको आप वहीं से कहीं से भी कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं इस वजह से इस पर लेके आया हूँ क्योंकि आप देखोगे तो ये संविधान सभा है, इसमें बहुत लिमिटेड फैक्ट्स के साथ ये चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे मेनली तौर पे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो ये राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन फैक्चुअल बने हैं और हमेशा कन्फ्यूजिंग रहे हैं, चाहे वो इस बार का पेपर हो या इससे पहले वाले हो। ये मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, एक ये है। मध्य प्रदेश में सुशासन से लगातार क्वेश्चन बना है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी पिछली बार आया था कि सुशासन जो लागू किया गया है वो कहाँ से किया गया है। ये मेरा से बाई मिस्टेक गलत हो गया था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं दिल्ली लगा के आया था जबकि ये भोपाल था। अब इस वाली यूनिट में हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, जैसे कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, अर्थात हम इसमें इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे पहली चीज़ तो, यानी हमें इंडियन इकोनॉमी को जो गट जो फैक्ट्स हैं उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये हमें मिलेगा एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण से, यानी इकोनॉमिक सर्वे से हमें ये मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य पहले हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। सतत विकास लक्ष्य ये एक्चुअल करंट के साथ पढ़ा जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे अभी नहीं कराऊंगा। इन केस नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद पेपर लगभग बन जाता है, 3 महीने का समय रहता है, 1.5 महीने पहले पेपर बन के रखा जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, इसको आप बिल्कुल अभी से तैयार कर सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा, क्योंकि अब कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आएगी जो एग्ज़ाम से पहले आए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बिल्कुल पढ़ेंगे इसको पूरे तरीके से। 1 जिला 1 उत्पाद योजना, इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आईपीआर की प्रगति, ये टॉपिक ऐसा है कि ये फैक्चुअल है और यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा ये वही चीज़ें हैं कि इसमें भी इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़नी पड़ेगी। वित्तीय संस्थाएं हम बिल्कुल पढ़ेंगे, पूरी वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे। भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ पढ़ेंगे, G20, सार्क, आसियान, इनको भी हम देखेंगे। हालांकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट फिर भी हम इनको देखेंगे। उससे पहले हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें, या फिर हम पहले वित्तीय संस्थाएं, G20, सार्क, आसियान, इनको देखेंगे। विदेशी व्यापार नीतियों पे हम थोड़ा सा रुकेंगे, इनको लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हमने जो बात की वो हमने की है कि हम एक और यूनिट लेके आएंगे, 2, 5 और 6। तो हमने 3 यूनिटों की बात की, और यदि हमारे पास समय बचता है तो हम आपको यूनिट 7 के कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे। उसमें से मैं आपको बता दूं कि मैं कौन टॉपिक्स लेके आऊँगा। तो सबसे पहली तो मैं लेके आ जाऊँगा कि जो भी मैं मेनली तौर पे आपको बताऊं तो मैं रोगों से या पोषण से ही शुरुआत करूंगा। पोषण आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल करवा देंगे इसको। स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, SDG बिल्कुल पढ़ेंगे। पर्यावरण को पूरा पढ़ेंगे, तंत्र पूरा पढ़ेंगे, जैव विविधता कि किसने शब्द दिया, किस तरीके से आया, कौन कौन सी डे मनाए जाते हैं, प्रदूषण पढ़ेंगे, आपदाएं पढ़ेंगे और प्रबंधन पढ़ेंगे। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेंगे 2005, इसके तहत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो स्थापना हुई है वो 19 जनवरी 2006 को हुई। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे, लेकिन हम शुरुआत जो करेंगे वो यूनिट 6 से करेंगे, और यूनिट 6 के बाद हम यूनिट 2 की तरफ चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इसके अलावा हम मेंस की तरफ चलते हैं। अगर हम मेंस की तरफ चलते हैं तो मेंस में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि सब कोई जो है या सभी लोग जो फोकस पे हैं वो या तो आपको भाग ए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मेरा जो प्रयास है या जो मैं लेके आ रहा हूँ वो मैं इन टॉपिक्स को नहीं लेके आ रहा हूँ। आप ये जहाँ से भी कवर अप कर रहे हैं आप उनको कंटिन्यू रखिए। मैं आपको इन 3 पेपरों से हट के पेपर 4 से शुरुआत करने वाला हूँ, और मैं पेपर 4, पेपर 5 और बीच बीच में मैं पेपर 6 का एक निबंध या ऐसे
लेकर आके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। अर्थात मैं जो लेके आऊँगा वो लास्ट के 3 पेपर्स का कुछ पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, और विथ आंसर राइटिंग लेके आएंगे हम इसको। मतलब पेन पेपर में ही मैं आंसर्स कुछ लिखने का प्रयास करूँगा। वैसे मेरा मेंस नहीं निकला, मैं आपको बता दूँ, फिर भी हम उसको साथ में लिखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या है। जैसे यूनिट 4 पेपर 4 है, पेपर 4 के आम नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र है। इसमें से हम पहली यूनिट को नहीं उठाएंगे सबसे पहले, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं थियोरटिकल है, और थियोरटिकल से हम क्या हो जाएंगे अपने आप को, वो कनेक्टिविटी नहीं बनती, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होती जो एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग अवधारणाएं रही हैं, विचार रहे हैं उस बेसिस पे। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम राष्ट्र निर्माण से। राष्ट्र निर्माण में हम सबसे पहले देखेंगे, तो राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे राष्ट्र की अवधारणा, कि राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है। और मैं फिर बताऊं कि मैं इन टॉपिक्स को थ्योरी के बेसिस पे ना ला करके हम पहले ये देखेंगे कि भाई हमको इस टॉपिक्स में कौन कौन से डायमेंशंस कवर करने हैं, अर्थात उसके पूरे क्वेश्चंस की लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को उठा के उसके आंसर्स पे क्या करेंगे, बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय चरित्र, इन पर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का संचालन कैसे किया जाता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे सशस्त्र सैन्य बल होते हैं, इनके क्या अंग है, क्या प्रकार हैं, कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, शुभ क्या होता है, सद्गुण क्या होता है, अहिंसा क्या है, अहिंसा में बहुत डायमेंशन है, गांधी जी की अहिंसा क्या है, किस प्रकार से अहिंसा का समर्थन करते थे, उत्तरदायित्व क्या है, भगवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी भूमिका क्या है। तो इस तरीके से हम राष्ट्र निर्माण देखेंगे। फिर हमारी यूनिट 3 क्या कहती है, तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे पहले एप्टीट्यूड आता है कि मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति क्या है, तो उसकी विषय वस्तु क्या होती है, उसके तत्व क्या है, उसके कार्य प्रकार क्या है, मनोवृत्ति का निर्माण। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, पूर्वाग्रह क्या है, मतलब किसी भी तरीके की नेगेटिव जो आपकी विशेषताएँ हैं किसी के प्रति, वो भावनाएँ बन जाना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्रति पूर्व में ही आपका नेगेटिव प्रोस्पेक्ट यदि बन चुका है तो वही पूर्वाग्रह है। और जब यही पूर्वाग्रह, अभी तो आप ज्ञान कर रहे हो, और जब यही पूर्वाग्रह क्या हो जाए कि आपके एक्चुअल में यानी एक्ट जो आप कर रहे हो उसमें दिखाई दे, तो वही भेदभाव बन जाता है। रूढ़िवादिता तो वही है कि जो भी परंपरागत रूप से जो नेगेटिव चीज़ें अवधारणाएँ चली आ रही हैं उन्हीं में ये संज्ञानात्मक पक्ष है इसमें। और जब आपको कोई रूढ़िवादिता आपको भावनात्मक पक्ष में आती है तो वो पूर्वाग्रह बन जाता है, और जब वही रूढ़िवादिता आपके व्यवहारात्मक पक्ष में आती है तो फिर वही भेदभाव का रूप ले लेती है। फिर यहाँ पे अभी क्षमता को हम देखेंगे, यानी कि एप्टीट्यूड को देखेंगे कि किसी भी ऐसी कोई व्यक्ति की कोई ऐसी क्षमता जिसमें अगर उसको प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वो क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो इस तरीके से हम अभी क्षमता देखेंगे। ठीक है, सत्यनिष्ठा, तो कैसे आप सत्य करोगे, निष्पक्षता मतलब आप किसी के साथ कैसे निष्पक्ष रहोगे, भेदभाव नहीं करोगे, वस्तुनिष्ठता अर्थात कैसे सभी के लिए एक चीज़ें समान हैं, सब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। सांवेदिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी की भावनाओं को, स्वयं की भावनाओं को समझ लेना और उन्हें नियंत्रित कर लेना या उन्हें प्रबंधित कर लेना, यही क्या है, सांवेदिक, और उन्हीं भावनाओं को अपने लिए यूज कर लेना, यही सांवेदिक। फिर हमें मनोविकार, मनोचिकित्सा, इन सब चीज़ों पे भी हमें लगातार बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम मानवीय आवश्यकताएं लेके आएंगे, जिसमें हम बिल्कुल लेके आएंगे इनको कि मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, जीवन मूल्य क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होती है, टेक्नोलॉजी, नैतिक मूल्य क्या होता है। फिर हम इसके बाद लेके आएंगे, फिर वही हमारा टॉपिक हो जाएगा सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, ये सब चीज़ें हम पूरे तरीके से कवर अप करने वाले रहेंगे। भ्रष्टाचार है, जो पहले अलग यूनिट हुआ करती थी, अब उसको इसी में मर्ज कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को भी बहुत अच्छे से, जैसे विशिल ब्लोवर से कई बार क्वेश्चन आया है, और विशिल ब्लोवर से बहुत बार क्वेश्चन बनाया है, या फिर ये इससे बना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से बना है, या लोकपाल विधेयक से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो इस तरीके से केस स्टडी को अभी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पास समय होगा तब हम ज़रूर करेंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र में उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास, तो हम यहाँ पे अभी इसको भी पहली यूनिट जो है वो छोड़ के चलेंगे। क्यों चलेंगे, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 2 तो बड़ी है, यूनिट 3 छोटी है, तो हम पहले छोटी यूनिट्स को कवर अप करेंगे। हालांकि यूनिट 1 भी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि यूनिट 2 बहुत बड़ी है इसलिए हम इसको सबसे पहले करेंगे, जिसमें प्रबंधन है सबसे पहली चीज़, प्रशासन है जो कि बहुत है महत्वपूर्ण होता है अपने आप में, जिस तैयारी में आप हो, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन, ये चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप की है तो इसको हम उद्यमिता के बेसिस पे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे वही है, नियोजन क्या है, संगठन क्या है, निर्देशन क्या है, नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है, नियंत्रण क्या है, विप्रेरणा, नेतृत्व क्या है, संचार क्या है, समय प्रबंधन क्या है, संगठन क्या है। तो इन सब टॉपिक्स को हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं हम पढ़ते हुए नजर आएंगे। और इस यूनिट में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग हम
15 से 20 दिन में भी लग सकते हैं इसको। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत डायमेंशंस हैं इसके अंदर टॉपिक्स। फिर आता है प्रशासन व प्रबंधन, जो कि तीसरी यूनिट है। ये छोटी यूनिट है, इसमें उतना नहीं है क्योंकि इसमें पहला टॉपिक आता है मानव संसाधन प्रबंधन, ठीक है। दूसरा आता है वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? तो वित्त का इस तरीके से प्रबंधन करना कि क्या हो, लो एफिशिएंसी के साथ, लो कैपेसिटी के साथ हाई एफिशिएंसी आ जाए, इसी को हम वित्तीय प्रबंधन बोलेंगे। और हम जब पढ़ेंगे तो उसको व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। फिर वही तनाव प्रबंधन है, विवाद प्रबंधन है। तनाव प्रबंधन क्या है? पहली चीज़ तो तनाव क्या होता है, विवाद क्या होता है? तो दो लोगों के बीच विचारों, वस्तुओं के लेन देन से संबंधित जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हीं की वो है। बहुलता क्या है, अनेकता, जन प्रबंधन क्या है, इनसे सबसे। फिर समग्र व्यक्तित्व विकास, फिर इसको पढ़ेंगे क्या क्या है। समग्र व्यक्तित्व क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है, व्यक्तित्व के विभिन्न घटक कौन से हैं, सफलता क्या होती है, सफलता में बाधक क्या है, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं, असफलता से हम क्या सीख सकते हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें आती हुई, जैसे हमें देखने के लिए मिलेगी मिलावट, नाइट कल्चर। तो ये मेनली तौर पे हमें देखने के लिए मिलेगा एक व्यक्ति से संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं। तो हम इन टॉपिक्स को, ये जो है इसके साथ ही आपके लिए हम यहाँ जो शुरुआत करेंगे हिंदी में, वो सबसे पहले तो हिंदी से अंग्रेजी, यानी कि मेनली तौर पे हमारा फोकस इस सेगमेंट पे रहेगा। फर्स्ट, मैं आपको थ्योरी नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की तरफ लेके जा रहा हूँ जिन पर कोई काम नहीं कर रहा है। मैं चाहूँ या आप देखोगे, जनरली देखोगे तो आपको रस, छंद, संधि, समास, मुहावरे, कहावतें, ये सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। बट आप कहीं हिंदी से अंग्रेजी ढूंढेंगे, अंग्रेजी से हिंदी ढूंढेंगे, मानक शब्द ढूंढेंगे, या फिर विराम चिन्ह है, शब्द शक्ति है, विलोम शब्द है, अनेक शब्द हैं, तत्सम तद्भाव है, पर्यायवाची है, शब्द युग में है, परिवर्तनीय शोध है, ये है। इन सब को जब आप देखोगे, इन टॉपिक्स को, ये जो है ये 20 नंबर, मेरा मानना है कि आप सारे पार्ट्स में पास हो जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे चीज़ों को। बट अगर आपको अच्छी रैंक्स दिलाएगा तो वो हिंदी दिला के जाएगी। और हिंदी में भी आप, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप एक दिन में रस, छंद, संधि, समास, मुहावरे, इनकी थ्योरी को पढ़ के आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख लोगे। बट आप फंसोगे कहाँ पे, या आप लिख क्या नहीं पाओगे, तो यही अनुवाद नहीं कर पाओगे, या जो शब्दावलियाँ यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। तो मैं जो काम करूँगा, मेरा जो मानना है कि अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपके चांसेस मेंस में अच्छे नंबर लाने के बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ 170 180 नंबर लोग हिंदी में लेके आते हैं, और यही आपके सिलेक्शंस पर बहुत असर डालता है। इसके अलावा हमारे पास निबंध है जिस पर हम काम करेंगे। हम लगभग दिसंबर तक एटलीस्ट हम 15 दिन में अगर एक निबंध भी लिखते हैं तो हमारे पास 8 से 10 निबंध लिखने, 8 से 10 तो नहीं हो पाएंगे, पर 6 के आसपास निबंध हम टारगेट रखेंगे। इसका हम टारगेट की आपको लिस्ट देंगे कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं। वो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएंगे, और फिर सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और इस तरीके से हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। आप ऐसे भेड़ चाल में तो नहीं निकाल पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप सिलेबस देखोगे, थ्योरी बेस्ड सिलेबस नहीं है। यदि 2 यूनिट थ्योरी पे आती हैं तो उसमें से 1 यूनिट आपको फैक्चुअली लेके जाता है। जैसे अगर प्रीलिम्स में आप देखोगे तो आप थ्योरी कुछ में पढ़ लोगे, आप हिस्टोरिकल वे में थ्योरी पढ़ लोगे, आप एक साइंस में थोड़ा थ्योरी पढ़ लोगे, आप यूनिट 10 में थ्योरी पढ़ लोगे, हालांकि फैक्चुअल के साथ ही है, बट टोटली फैक्चुअल। आप यूनिट 6 देखोगे, टोटली फैक्चुअल मिलेगी। 4 देखोगे, 3 देखोगे, ये फैक्चुअल्स यहाँ पे आपको, या यूनिट 8 देखोगे, यूनिट 9 देखोगे, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नहीं आते, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस डिफाइन है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास था। आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, और आप आगे अपनी तैयारी अपने स्तर पर बहुत अच्छी करेंगे, और जल्दी ही सिलेक्शन लेके आगे जाएंगे। धन्यवाद।